हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, उसमें से पार्ट 11 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो आज का वीडियो है ये पार्ट 12 है। कौन सा है? 12 यानी कि 12वां वीडियो है। और 11वें वीडियो में हम पढ़े थे प्रोटोजोवा से होने वाला रोग। क्या पढ़ रहे थे? प्रोटोजोवा से होने वाला रोग। तो प्रोटोजोवा से होने वाला कितना रोग है? 2 रोग है। एक है अमेबी पेचिस और दूसरा है मलेरिया। तो पार्ट 11 वाले वीडियो में अमेबी पेचिस हमने देख लिया है। उसके बाद बोले थे कि अगला वीडियो में क्या पढ़ेंगे? मलेरिया पढ़ेंगे। तो अमेबी पेचिस खत्म हो गया, अब मलेरिया पढ़ेंगे तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख दिए मलेरिया। क्या लिख दिए? मलेरिया। अब देखिए, ये मलेरिया नाम का रोग आप सुने होंगे कि मलेरिया कैसे होता है, कैसे फैलता है, क्या क्या होता है इसमें। ठीक है ना? किसी को मलेरिया हो जाता है तो क्या उसका उपाय है, क्या जांच करवाएं, क्या करवाएं, क्या ना करें, कैसे सतर्क रहें, सब उपाय बताया जाएगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि ये किससे होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो यह रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मलेरिया नामक रोग किस प्रोटोजोआ से होता है? तो बोला है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। किस प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ओके। अब आगे है कि ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है जिसके कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। उनके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला को बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा को बोलते हैं प्लाज्मोडियम मलेरियाई, तीसरा को बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो ये हिंदी नाम है और ये इंग्लिश नाम है। ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश अलग अलग है, दोनों सेम ही है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये किसके प्रकार हैं? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के 3 प्रकार हैं। और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? मलेरिया नामक रोग होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ये अपना जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 होस्ट कोशिका पर निर्भर होता है। कितने होस्ट कोशिका पर निर्भर होता है? 2 होस्ट कोशिका पर निर्भर होता है। या इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 होस्ट कोशिका की आवश्यकता होती है। कितने होस्ट कोशिका की आवश्यकता होती है? 2 होस्ट कोशिका की आवश्यकता होती है। उसमें से एक होस्ट कोशिका है मानव और दूसरा होस्ट कोशिका है मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो ये दोनों क्या हो गया? होस्ट कोशिका हो गया। होस्ट कोशिका क्या होता है? हमारे शरीर के अदर कोई किसी ऊपर डिपेंड रहना, ये होस्ट कोशिका हो गया। तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है ये अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इसको कितना होस्ट का आवश्यकता होता है? 2। एक है मानव और दूसरा है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, आगे देखिए, ये जो मलेरिया का परजीवी है स्पोरोजोइट के रूप में होता है। मलेरिया का परजीवी किसके रूप में होता है? स्पोरोजोइट के रूप में। ये रूप का नाम है। जैसे मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। और यही जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ये किस रूप में होता है? तो स्पोरोजोइट के रूप में। किस रूप में? स्पोरोजोइट के रूप में। तो ये जो मलेरिया का परजीवी है क्या? स्पोरोजोइट। ये कहाँ होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के लार ग्रंथि के अंदर। मादा एनाफिलीज मच्छर के लार ग्रंथि के अंदर होता है। कौन? कि मलेरिया का परजीवी। तो मलेरिया का परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किस रूप में रहता है? अभी बताए किस रूप में रहता है? स्पोरोजोइट के रूप में। तो पूछेगा स्पोरोजोइट कहाँ होता है? तो बोलना है मानव मतलब मादा एनाफिलीज मच्छर के लार ग्रंथि में। मादा एनाफिलीज मच्छर के लार ग्रंथि में होता है। ठीक है, आगे देखिए, मानव शरीर में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ स्पोरोजोइट के रूप में तभी प्रवेश करता है जब मानव को मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो भी मलेरिया का परजीवी है वो किस रूप में है? स्पोरोजोइट के रूप में।
ठीक है। और मलेरिया का परजीवी जो है स्पोरोजोइट के रूप में ये कहाँ होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर के लार ग्रंथि के अंदर। मादा एनाफिलिस मच्छर के लार ग्रंथि के अंदर। तो ये जो स्पोरोजोइट है, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये मानव शरीर के अंदर कैसे आएगा? तो है कहाँ पर? मच्छर के लार ग्रंथि में। तो मानव शरीर में कैसे आएगा? जब वो मच्छर किसी मानव को काटेगा। तो वही तो लिखे हैं, मानव शरीर में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ स्पोरोजोइट के रूप में तभी प्रवेश करता है जब मानव को मादा एनाफिलिस मच्छर काटता है। तो जब कोई मादा एनाफिलिस मच्छर किसी मानव को काटता है तो उसके लार ग्रंथि से क्या निकल जाता है? स्पोरोजोइट निकल जाता है। और ये स्पोरोजोइट क्या है? यही तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किस रूप में रहता है? स्पोरोजोइट के रूप में रहता है। ठीक है ना? ओके। तो इस प्रकार से क्या होता है? मानव को मलेरिया हो जाता है। मानव शरीर में क्या प्रवेश हो गया? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो अभी क्या बताए कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। तो इस प्रकार से मानव को क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। तो किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। या ऐसे बोल सकते हैं, पूछेगा किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका 3 प्रकार याद रख लेना है। और एक नोट पॉइंट क्या है, ये जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, इसके कारण या इससे मेलिग्नेंट मलेरिया होता है। इससे कौन सा मलेरिया होता है? मेलिग्नेंट मलेरिया। ये मलेरिया का एक टाइप है, इसलिए इसको बोला जाता है मेलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि मेलिग्नेंट मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है, तो बोलना है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब आगे ये जानेंगे कि अगर किसी मानव को मादा एनाफिलिस मच्छर काटा तो उसके शरीर में कैसे क्या क्या होता है, कौन सा रोग उसके शरीर में कैसे फैलता है। मलेरिया का पूरा चक्र पढ़ने वाले हैं, मलेरिया साइकिल पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल इसको नोट कीजिए, आगे मलेरिया चक्र स्टेप बाय स्टेप समझेंगे पूरे अच्छे तरीके से। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। मलेरिया के बारे में जान जाने के बाद अब हमको ये देखना है कि मलेरिया चक्र क्या होता है। यानी कि जब कोई संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर किसी मानव को काटती है या उसका रक्त चूसती है तो उस समय मानव के शरीर में क्या क्या होता है, यही देखना है। उसी को क्या बोलते हैं? मलेरिया चक्र। तो पूरा का पूरा मलेरिया चक्र पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड यानी कि कड़ा हो सकता है टॉपिक, लेकिन उतना कड़ा नहीं है। और कड़ा क्या, जब समझाने के लिए तैयार हैं तो कोई भी चीज कड़ा नहीं है। आप लोग समझने के लिए तैयार रहिए। ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा है। तो इसमें लगभग 12 से 15 स्टेप तो आएगा ही। तो अभी एक बार में 7 स्टेप कवर होगा, अगले बार में पूरा स्टेप कवर होगा, और फिर एक फोटो बना करके पूरा स्टेप को कवर करेंगे, यानी कि मलेरिया चक्र को पूरा करेंगे। तो देखिए, मलेरिया के बारे में तो बता दिए हैं कि स्पोरोजोइट के रूप में होता है प्लाज्मोडियम, और ये कहाँ होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर के लार ग्रंथि के अंदर होता है। तो इसका मतलब जो वो मच्छर है वो संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर है। कैसा है? संक्रमित। अगर किसी मच्छर के लार ग्रंथि में वो स्पोरोजोइट नहीं है तो वो असंक्रमित है, और जिसके लार ग्रंथि में स्पोरोजोइट है इसका मतलब वो क्या है? संक्रमित है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट ये समझ होना चाहिए। पहला स्टेप देखिए, जब संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर किसी मानव शरीर को काटते हुए खून चूसती है या रक्त चूसती है तो उस समय मच्छर के लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। जब संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर किसी मानव शरीर पर बैठती है और काटती है, उस समय रक्त चूसती है। मच्छर क्या करती है? रक्त चूसती है। तो जिस समय मच्छर रक्त चूसती है उस समय मच्छर के लार ग्रंथि से क्या स्रावित हो जाता है? लार स्रावित हो जाता है। ठीक है। तो स्पोरोजोइट मानव शरीर के रक्त में प्रवेश कर जाता है। पहले ही बताए हैं
कि स्पोरोजोइट कहाँ पर है? संक्रमित मादा एनाफेलिस मच्छर के लार ग्रंथि में। तो जब वो मच्छर मानव शरीर के ऊपर बैठेगा और काटेगा या रक्त चूसेगा तो उस समय लार निकलेगा। तो जब लार निकलेगा तो उस समय स्पोरोजोइट भी निकलेगा, क्योंकि स्पोरोजोइट मच्छर के लार ग्रंथि में ही है। ठीक है, तो जब रक्त चूसेगा तो स्पोरोजोइट निकलेगा। तो उस समय क्या होता है? स्पोरोजोइट मानव शरीर के रक्त में प्रवेश कर जाता है। कहाँ प्रवेश कर जाता है? मानव के शरीर के रक्त में प्रवेश कर जाता है। ये हुआ पहला स्टेप। अगला सेकेंड स्टेप, दूसरा स्टेप क्या है? अब रक्त में आया हुआ स्पोरोजोइट, रक्त में क्या आ गया? स्पोरोजोइट आ गया। ठीक है, तो ये खुद को WBC से बचाने के लिए, स्पोरोजोइट अपने आप को बचाने के लिए आधा घंटा के अंदर ही लीवर यानी कि यकृत के पास चला जाता है, यकृत में पहुंच जाता है। ऐसा क्यों करता है? ये जो स्पोरोजोइट आया तो ये हमारे शरीर का तो कोई कोशिका नहीं है, तो इसको प्रतिजन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? प्रतिजन बोलिए, या इसको कोई क्या बोलते हैं? पैथोजन बोल सकते हैं, जिसके कारण रोग होता है। ये पैथोजन है ना स्पोरोजोइट, इसके कारण मलेरिया होता है। तो ये हमारे शरीर में आया तो क्या इसको WBC छोड़ देगा क्या? नहीं, WBC तो तैयार रहता है एनी टाइम कि कोई भी पैथोजन आया हम उसको मार के खाएंगे। ठीक है, लेकिन ये चालाकी क्या करता है कि ये स्पोरोजोइट WBC से बचने के लिए, WBC से खुद को बचाने के लिए आधा घंटा के भीतर ही कहाँ चला जाता है? लीवर के पास चला जाता है, यकृत के पास चला जाता है। अब क्या होगा? देखिए तीसरा स्टेप। अब लीवर में आया हुआ स्पोरोजोइट बचने के लिए कहाँ आ गया? लीवर। तो वो स्पोरोजोइट कहाँ चला गया? लीवर में, यकृत में। तो अब लीवर में आया हुआ स्पोरोजोइट अलैंगिक जनन करता है। कौन सा जनन करता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में भी कौन सा? तो बहुविखंडन। तो लीवर में आया हुआ स्पोरोजोइट बहुविखंडन यानी कि अलैंगिक जनन द्वारा लगभग 1000 मीरोजोइट बनाता है। एक था स्पोरोजोइट, रक्त में मिला, लीवर के पास गया, लीवर में अलैंगिक जनन किया, तो क्या बना दिया? 1000 मीरोजोइट बना दिया। एक स्पोरोजोइट कितना बना दिया? 1000 मीरोजोइट बना दिया। ठीक है, जिसके कारण लीवर सेल नष्ट हो जाता है। मान लीजिए किसी एक लीवर कोशिका पर एक स्पोरोजोइट आया और वो स्पोरोजोइट अलैंगिक जनन करके 1000 मीरोजोइट बना दिया, तो वो लीवर कोशिका फटेगा कि नहीं फटेगा? जो बताइए, इतनी वो कोशिका है और एक स्पोरोजोइट उसमें है तो ठीक है, लेकिन 1000 मीरोजोइट बना देगा तो वो कोशिका फटेगा। तो क्या हो जाता है? लीवर कोशिका नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे लीवर कोशिका पर भी अटैक करता है और उसको भी नष्ट करता है। इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराता है, इसी तरह चलते रहता है। ठीक है, आगे देखिए चौथा स्टेप। ये अच्छा स्टेप है। अभी क्या बनाया? 1000 मीरोजोइट बनाया, तो अब इसी का बात होगा। अब मीरोजोइट लीवर सेल से बाहर निकलकर, लीवर सेल तो फट गया, तो लीवर सेल फट गया तो लीवर से बाहर निकल गया। ठीक है, जब लीवर सेल से बाहर निकल गया तो अब ये मीरोजोइट RBC पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? RBC पर। RBC यानी कि रक्त का एक भाग होता है, रक्त में होता है ना RBC, उस पर अटैक करता है। ऐसा क्यों? इसका क्या वजह है? देखिए, ये मीरोजोइट है, इसको भोजन भी तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो ये भोजन के लिए किस पर अटैक करता है? RBC पर। अब देखिए ये करता क्या है? RBC में क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन। RBC में क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन। तो ये जो मीरोजोइट है, ये जो मीरोजोइट है लीवर सेल से बाहर निकला, RBC पर अटैक किया, इससे मीरोजोइट को क्या होता है? RBC में मौजूद हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन में दो भाग होता है, एक हीम वाला भाग और एक ग्लोबिन वाला भाग। क्लास 11th में पढ़े होंगे। हीमोग्लोबिन के दो भाग, एक हीम वाला भाग और दूसरा ग्लोबिन वाला भाग। तो मीरोजोइट को RBC में मौजूद हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन वाले भाग से, किस भाग से? ग्लोबिन वाले भाग से भोजन मिलता है। ग्लोबिन वाले भाग से क्या मिल जाता है? भोजन।
तो इसको भोजन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, और जो हीम वाला भाग है, हीमोग्लोबिन में दो भाग है, हीम और ग्लोबिन। तो ग्लोबिन वाला से तो भोजन मिल गया, और हीम वाला भाग को ये क्या करता है, हीमोजॉइन में बदल देता है। किसमें बदल देता है, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल में बदल देता है। हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन वाले भाग से भोजन प्राप्त किया और हीम वाले भाग को हीमोजॉइन ग्रेन्यूल में बदल दिया। ठीक है ना, ओके। अब ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल जब रक्त में स्रावित होता है तो इस समय उस व्यक्ति को बहुत ही तेज बुखार और शरीर में कंपन होने लगता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है और उसको तेज बुखार होता है, बोलता है ना कि तेज बुखार हो गया और शरीर में कंपन होता है, शरीर कांपने लगता है, तो इसी समय ऐसा ही होता है। क्या होता है, मीरोजॉइड क्या किया, आरबीसी के ग्लोबिन वाले भाग से भोजन प्राप्त कर लिया, मतलब हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन वाले भाग से भोजन प्राप्त कर लिया, और बच गया हीम वाला भाग। तो हीम वाला भाग को किसमें बदल दिया, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल में बदल दिया। यही हीमोजॉइन ग्रेन्यूल जब रक्त में मिलता है तो उस समय व्यक्ति को तेज बुखार होता है, शरीर कांपने लगता है। ठीक, अब पांचवा स्टेप, अगला स्टेप। अब मीरोजॉइट दूसरे आरबीसी पर इसी तरह अटैक करता है। ये तो अभी एक आरबीसी कोशिका पर अटैक किया, इसी प्रकार दूसरे आरबीसी पर अटैक करेगा, इसी प्रकार तीसरे आरबीसी पर अटैक करेगा, ये प्रक्रिया चलते रहेगा। ठीक है, छठा स्टेप देखिए। कुछ मीरोजॉइट, इसमें से तो सब आरबीसी पर अटैक नहीं करेगा, कुछ मीरोजॉइट आरबीसी के अंदर गैमेटोसाइट के रूप में बदल जाता है। कुछ मीरोजॉइट आरबीसी के अंदर किस में बदल जाता है, गैमेटोसाइट के रूप में बदल जाता है। यानी कि जो मीरोजॉइट था वो किस में बदल दिया, गैमेटोसाइट में। मीरोजॉइट किस में बदल गया, गैमेटोसाइट में बदल गया। ओके, अब सातवां स्टेप। तो ये जो गैमेटोसाइट में बदला, ये कहाँ बदला, आरबीसी के अंदर ही तो बदला। ये मीरोजॉइट आरबीसी के अंदर किस में बदला, गैमेटोसाइट के रूप में बदला। तो ये गैमेटोसाइट कहाँ है, उस मानव के रक्त में है। ठीक है, अगला स्टेप देखिए। जब कोई असंक्रमित मादा एनाफेलिस मच्छर, ध्यान से सुनिए, असंक्रमित मतलब संक्रमित नहीं, मतलब इस मच्छर के लार ग्रंथि में स्पोरोजोइट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, असंक्रमित मादा एनाफेलिस मच्छर। तो इस व्यक्ति का रक्त चूसती है। अगर कोई असंक्रमित मादा एनाफेलिस मच्छर इस व्यक्ति को रक्त चूसती है तो उसके साथ साथ गैमेटोसाइट भी आ जाता है। क्यों, क्योंकि इसके शरीर में मीरोजॉइट क्या बना दिया है, गैमेटोसाइट बना दिया है। तो जब कोई असंक्रमित मादा मच्छर उस व्यक्ति के शरीर में बैठेगा, रक्त चूसेगी, तो वो गैमेटोसाइट आएगा कि नहीं, क्योंकि गैमेटोसाइट उसके रक्त में ही मिला हुआ है, तो गैमेटोसाइट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ क्या आ जाता है, गैमेटोसाइट भी आ जाता है। अब ये गैमेटोसाइट यह मच्छर के गट में चला जाता है। जब रक्त चूसा तो गैमेटोसाइट मच्छर में आ गया, और मच्छर में भी कहाँ चला जाता है, गट में चला जाता है, यानी कि उसके लार ग्रंथि में चला जाता है। क्लियर है, यहाँ तक सातवां स्टेप क्लियर है। शुरू से फिर से बताते हैं क्या हुआ था। संक्रमित मादा मच्छर, यानी कि उसमें स्पोरोजॉइट है, किसी मानव पर बैठा, रक्त चूसा, तो उस समय लार ग्रंथि से लार निकलेगा तो स्पोरोजॉइट भी निकलेगा। जब स्पोरोजॉइट निकला तो वो रक्त में मिल गया, रक्त में मिल गया तो डब्ल्यूबीसी से बचने के लिए ये लीवर के पास भाग जाता है। लीवर के पास गया तो लीवर सेल में क्या किया, खुद को बचाने के लिए लीवर सेल के पास गया। अब लीवर सेल में जो भी स्पोरोजॉइट आया, ये अलैंगिक जनन करता है और 1000 मीरोजॉइट बनाता है, तो लीवर सेल नष्ट हो जाता है। जब लीवर सेल नष्ट हुआ तो लीवर सेल से क्या निकल गया, ये बाहर निकल गया मीरोजॉइट। तो ये मीरोजॉइट अब आरबीसी पर अटैक कर देता है। अब आरबीसी पर अटैक किया तो आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के दो भाग होते हैं, ग्लोबिन वाले भाग से भोजन बना लेते हैं और हीम वाले भाग को हीमोजॉइन ग्रेन्यूल में बदल देते हैं। जब ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल रक्त में मिलता है तो उस समय व्यक्ति को तेज बुखार होता है, उसका शरीर कांपने लगता है। उसमें से अब मीरोजॉइट जो है दूसरे आरबीसी पर अटैक करता है, इसी प्रकार प्रक्रिया चलते रहता है। कुछ मीरोजॉइट आरबीसी के अंदर किसमें बदल जाता है, गैमेटोसाइट में बदल जाता है,
और अगर कोई असंक्रमित मच्छर इसी व्यक्ति को काटता है या रक्त चूसता है तो गैमेटोसाइट उस असंक्रमित मच्छर में चला गया। ठीक है, अब उस मच्छर में क्या चला गया? गैमेटोसाइट चला गया। अब इसके बाद अगला स्टेप, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अभी स्टेप 7 में क्या था कि जो गैमेटोसाइट संक्रमित व्यक्ति के शरीर में बना था, उसके रक्त में बना था, और वो गैमेटोसाइट किसी असंक्रमित मच्छर में आ गया था। किस में आ गया था? असंक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर में क्या आ गया था? गैमेटोसाइट। तो अब 8वां स्टेप देखिए। अब गैमेटोसाइट असंक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के गट में कहाँ आया था? जब रक्त चूसा था, असंक्रमित मादा मच्छर रक्त चूसा था तो गैमेटोसाइट भी आ गया, और ये गैमेटोसाइट कहाँ जाता है? असंक्रमित मादा मच्छर के गट में चला जाता है, उसके पेट में चला जाता है, ठीक है ना, गट में चला जाता है। तो उसमें 2 गैमेटोसाइट बनाता है। असंक्रमित मादा मच्छर रक्त चूसा, उससे गैमेटोसाइट आया, और वो गैमेटोसाइट कहाँ चला गया? गट में। तो उसी गट में 2 गैमेटोसाइट बनाता है। इसी गैमेटोसाइट से कितना गैमेटोसाइट बनता है? 2 गैमेटोसाइट। एक बनता है छोटा तथा दूसरा बनता है बड़ा। एक छोटा गैमेटोसाइट और दूसरा बड़ा गैमेटोसाइट। जो छोटा गैमेटोसाइट होता है इससे नर युग्मक बनता है। छोटा गैमेटोसाइट से नर युग्मक बनता है और बड़ा गैमेटोसाइट से मादा युग्मक बनता है। याद रखना है कि जब भी छोटा गैमेटोसाइट है तो क्या है? वो नर युग्मक है, और बड़ा गैमेटोसाइट है तो क्या है? वो मादा युग्मक है। तुम नर युग्मक और मादा युग्मक बनाया। अब ये दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होगा? आपस में मिलेगा। तो जब ये निषेचन का क्रिया करेगा और आपस में मिलेगा तो आपको पता होगा, जनन चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि 2 युग्मक जब आपस में मिलता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। तो वही होगा। देखिए, ये दोनों युग्मक, यहाँ पे क्या लिखे हैं? ये दोनों युग्मक निषेचन क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा? निषेचन क्रिया द्वारा युग्मनज बनाती है। क्या बनाती है? युग्मनज बनाती है। तो छोटा गैमेटोसाइट नर युग्मक बनाया, बड़ा गैमेटोसाइट मादा युग्मक बनाया। जब 2 युग्मक बन गया तो अब ये दोनों निषेचन क्रिया करेगा। निषेचन क्रिया करेगा तो युग्मनज बनाएगा, और ये जो युग्मनज बनाया है इसी को बोलते हैं ऊकाइनेट। उस युग्मनज का क्या नाम है? ऊकाइनेट। ये अलग से लिख लेना है उसी में। जो भी युग्मनज बना जिसे यूकाइनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊकाइनेट कहते हैं। ठीक है यहाँ तक? ओके। अब अगला स्टेप देखिए, 9वां स्टेप। अब यह युग्मनज, युग्मनज बोले तो ऊकाइनेट, अब यह युग्मनज गट के दीवार में चला जाता है। गट में तो था, अब गट के दीवार में चला गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर युग्मनज के ऊपर, गट के दीवार में आ गया। अब गट के दीवार में जो भी युग्मनज है उसके ऊपर एक सतह बनता है। क्या बनता है? एक सतह का निर्माण होता है, एक सिस्ट लेयर का निर्माण होता है जिसे ऊशिष्ट कहते हैं। अभी युग्मनज था तो उस युग्मनज को क्या बोले थे? ऊकाइनेट। अब ये युग्मनज यानी कि यूकाइनेट गट के दीवार में चला गया और उस पर एक लेयर का निर्माण हो गया, सिस्ट लेयर का निर्माण हो गया। अब उसी युग्मनज को अब क्या बोलते हैं? ऊशिष्ट बोलते हैं। मतलब कि जो भी सिस्ट लेयर का निर्माण हुआ उसको क्या बोलते हैं? ऊशिष्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेप नंबर 10। युग्मनज पर बना हुआ सिस्ट लेयर में, युग्मनज पर जो भी बना सिस्ट लेयर यानी कि ऊकाइनेट के ऊपर जो भी अभी सिस्ट लेयर बना उसमें क्या होता है? पहले अर्धसूत्री तथा बाद में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जो भी लेयर का निर्माण हुआ है उस लेयर में पहले कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। उसके बाद कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके वजह से स्पोरोजॉइट्स का निर्माण होता है। इसके वजह से क्या होता है? स्पोरोजॉइट का निर्माण होता है। स्पोरोजॉइट बनता है या स्पोरोजॉइट का निर्माण होता है। अब अगला स्टेप देखिए, 11वां स्टेप क्या है? अब असंक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर
अब असंक्रमित मादा एनाफेलिस मच्छर भी क्या हो गया, संक्रमित हो गया। क्यों असंक्रमित मादा मच्छर असंक्रमित क्यों था? क्योंकि उसके लार ग्रंथि में स्पोरोजोइट नहीं था। तो जब वो असंक्रमित मादा मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर में बैठा और काटा तो खून चूस लिया। खून चूस लिया तो गैमेटोसाइट भी आ गया। गैमेटोसाइट आ गया तो गट में चला गया और वहां पर दो गैमेटोसाइट बना दिया, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। छोटा वाला गैमेटोसाइट नर युग्मक बना दिया, बड़ा वाला गैमेटोसाइट मादा युग्मक बना दिया। जब ये दोनों निषेचन क्रिया किया तो युग्मनज बना दिया और यही युग्मनज गट के दीवार में चला जाता है। अब उसके ऊपर एक लेयर का निर्माण हो जाता है, सिस्ट लेयर। उसी सिस्ट लेयर में पहले अर्धसूत्री होता है, बाद में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे क्या बन जाता है, स्पोरोजॉइट बन जाता है। इसका मतलब जो असंक्रमित मादा एनाफेलिस मच्छर है वो अब असंक्रमित नहीं रहा, क्या हो गया, संक्रमित हो गया। क्यों? क्योंकि उसके गट में क्या बन गया, स्पोरोजॉइट बन गया। अब ये जो असंक्रमित मादा मच्छर में स्पोरोजॉइट बना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, संक्रमित। तो अब क्या होता है, ये स्पोरोजॉइट उसके लार ग्रंथि में चला जाता है। स्पोरोजॉइट तो बन गया, अब कहाँ चला जाता है, ये उसके लार ग्रंथि में। तो सोचिए असंक्रमित था, अब उसके लार ग्रंथि में क्या आ गया, स्पोरोजॉइट आ गया। तो क्या अभी इसको असंक्रमित बोलेंगे? नहीं, अब ये क्या हो गया, संक्रमित मादा एनाफेलिस मच्छर हो गया। अब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर बैठेगा या किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो इसके अंदर स्पोरोजॉइट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो उस व्यक्ति को मलेरिया होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसी पूरे चक्र को क्या कहते हैं, मलेरिया चक्र। यही जो पूरा हमने स्टेप 11 तक खत्म किया, इसी पूरे चक्र को क्या कहते हैं, मलेरिया चक्र कहते हैं। एक बार फिर से पूरा समझ ले क्या ओवरव्यू में, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से आराम आराम से समझिए, पहले इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। अगर ये लिख लिए उसके बाद लिखिए, उसको स्टॉप कीजिए और लिखिए, लिखने के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि हम पूरा पूरा ओवरव्यू दिखा रहे हैं मलेरिया चक्र का, ठीक है। देखिए कलम कॉपी रख दीजिए और कॉपी में जो भी स्टेप लिखे हैं उसको निकाल करके रखिए। मलेरिया चक्र पढ़े, क्या पढ़े, मलेरिया चक्र। अभी फोटो से भी ओवरव्यू बताएंगे, अभी थोड़ा सा ऐसे ही ओवरव्यू ले लेते हैं। मलेरिया स्पोरोजॉइट के रूप में होता है, मतलब मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। और ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट के रूप में होता है किसमें, संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के लार ग्रंथि में। तो जब वो संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर किसी स्वास्थ्य व्यक्ति को काटा, उसका रक्त चूसा, तो उस समय लार ग्रंथि से स्पोरोजॉइट निकला और रक्त में मिल गया। तो रक्त में जब मिला तो वो WBC से बचने के कारण जल्दी से कहाँ चला जाता है, लीवर सेल के पास। जब लीवर सेल के पास गया तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्पोरोजॉइट 1000 मीरोजॉइट बना देता है, तो लीवर सेल तो नष्ट हो गया। अब लीवर सेल जब नष्ट हुआ तो मीरोजॉइट बाहर निकल गया, मीरोजॉइट बाहर निकला तो ये आरबीसी पर अटैक करता है। अब किस पर अटैक करता है, आरबीसी पर। जब ये आरबीसी पर अटैक करता है तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के दो भाग होते हैं, एक हीम वाला भाग और दूसरा ग्लोबिन वाला भाग। तो हीम वाला भाग तो बदल जाता है हीमोजॉइन ग्रेन्यूल में, और जब ये रक्त में मिलता है तो तेज बुखार और शरीर कंपन होता है, और ग्लोबिन वाला भाग से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। यहाँ तक तो क्लियर है, ओके। अब क्या हुआ, वो जो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल वो मिला, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ मीरोजॉइट गैमेटोसाइट में बदल जाता है, कुछ मीरोजॉइट किस में बदल जाता है, गैमेटोसाइट में बदल जाता है। तो उस व्यक्ति के शरीर के रक्त में क्या है, गैमेटोसाइट पड़ा हुआ है। अब कोई ऐसा मच्छर आया जिसके गट में या जिसके लार ग्रंथि में स्पोरोजॉइट नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, संक्रमित बोलेंगे कि असंक्रमित बोलेंगे, असंक्रमित बोलेंगे। तो कोई असंक्रमित मादा मच्छर उस व्यक्ति, यही व्यक्ति को काटा, तो इसी व्यक्ति को काटा तो रक्त में क्या मिला हुआ है, गैमेटोसाइट मिला हुआ है। तो ये गैमेटोसाइट असंक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के गट में चला जाता है, रक्त चूसा तो गट में चला गया, ठीक है। तो गट में क्या आ गया, गैमेटोसाइट आ गया। अब ये गैमेटोसाइट असंक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के शरीर में आया, गट में आया, तो यहाँ पर दो गैमेटोसाइट बनता है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। छोटा वाला गैमेटोसाइट नर युग्मक बनाता है और बड़ा वाला गैमेटोसाइट मादा युग्मक बनाता है। तो दो युग्मक बन गया, एक नर वाला और एक मादा वाला। अब ये दोनों क्या करेगा, निषेचन की क्रिया करेगा। तो दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जनन में पढ़े थे, युग्मनज बनता है। तो दो युग्मक आपस में मिला, निषेचन क्रिया हुआ, युग्मनज बना।
इसी युग्मनज का नाम क्या है? ऊकाइनेट। युग्मनज का नाम क्या है? ऊकाइनेट। अब क्या होगा, ये युग्मनज गट के दीवार में चला जाता है, गट के दीवार में चला जाता है और उस पर एक लेयर का निर्माण होता है, शिष्ट लेयर का निर्माण होता है, शिष्ट सतह का निर्माण होता है। अब उसको क्या बोलते हैं? उशिष्ट बोलते हैं। अब उसका नाम बदल जाता है, उशिष्ट बोल देते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, युग्मनज पर बना हुआ शिष्ट लेयर में पहले क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद क्या होता है? समसूत्री विभाजन। जब ये अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होता है तो उसके कारण किसका निर्माण होता है? स्पोरोजॉइट का निर्माण होता है, स्पोरोजॉइट बनता है। अब ये स्पोरोजॉइट असंक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर में बना, तो अब क्या ये मच्छर असंक्रमित है? नहीं, ये मच्छर क्या हो गया? संक्रमित हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें स्पोरोजॉइट बन गया। पहले इसमें स्पोरोजॉइट नहीं था, अब इसमें स्पोरोजॉइट बन गया। तो पहले ये असंक्रमित था लेकिन अभी ये असंक्रमित नहीं है, ये भी क्या हो गया? संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर हो गया। अब क्या होता है, ये जो इसमें जो स्पोरोजॉइट बना इस मच्छर के लार ग्रंथि में चला जाता है, तो असंक्रमित मच्छर भी क्या हो गया? संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर हो गया। अब सोचिए, अब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो यही प्रकार से, इसी प्रकार से क्रिया होगा। इसलिए बोले थे कि मलेरिया में जो भी परजीवी होता है, जो भी स्पोरोजॉइट होता है, जो भी प्लाज्मोडियम होता है, इसको दो होस्ट कोशिका की आवश्यकता होती है, एक मानव और दूसरा असंक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर। तो एक मानव में इस प्रकार से ऐसे हुआ और फिर असंक्रमित मच्छर में फैला। तो इसी प्रकार से पूरा का पूरा ये जो चक्र है इसी को बोलते हैं मलेरिया चक्र। इसी को क्या बोलते हैं? मलेरिया चक्र। समझ में आ गया होगा पूरा तरीके से। थोड़ा सा अगर फोटो भी बता देते तो और अच्छा होता। तो आपके एनसीईआरटी किताब में फोटो दिया हुआ है, उसको निकालिए, फिर बताते हैं इसको मिटा करके। जो पूरा मलेरिया चक्र अभी हम बताए हैं, जो भी पूरा मलेरिया चक्र अभी स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं, उसको फोटो से समझिए। आप इसको समझने के लिए एनसीईआरटी का 159 पेज नंबर निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक में 159 पेज नंबर में ये फोटो दिया हुआ है। ये किसका फोटो है? मलेरिया चक्र का फोटो है कि कैसे कैसे मलेरिया फैलता है। तो एकदम शुरू से आइए, शुरू से, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी मानव का हाथ है। किसका हाथ है? मानव शरीर का हाथ है, ठीक है। इसके अंदर रक्त बह रहा है, आपको दिख रहा है। और ये मच्छर है। ये क्या है? मच्छर है। कौन सा मच्छर है? संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर। कौन सा मच्छर है? संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लार ग्रंथि में क्या है? स्पोरोजॉइट है। इसके लार ग्रंथि में क्या है? स्पोरोजॉइट है। तो जब ये मच्छर हाथ पर बैठा और काटा तो रक्त चूसा। रक्त चूसा तो इस समय लार ग्रंथि से लार निकलेगा। जब लार निकलेगा तो स्पोरोजॉइट भी निकलेगा और ये स्पोरोजॉइट आ जाएगा मानव शरीर के अंदर। तो देखिए, मानव शरीर के रक्त में आ गया स्पोरोजॉइट, रक्त में प्रवेश कर गया स्पोरोजॉइट, ठीक है। अब ये जल्दी से डब्ल्यूबीसी से बचने के लिए कहाँ चला जाता है? लीवर सेल के पास, यकृत कोशिका के पास चला जाता है, बताए थे। तो यकृत कोशिका में क्या आ गया? स्पोरोजॉइट आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या करता है? एक स्पोरोजॉइट कितना मीरोजॉइट बनाता है? 1000 मीरोजॉइट बनाता है, बताए थे ना, ठीक है। तो ये स्पोरोजॉइट क्या बना दिया? 1000 मीरोजॉइट बना दिया। जब 1000 मीरोजॉइट बना दिया तो ये लीवर सेल फटेगा कि नहीं फटेगा? फट जाएगा। तो ये लीवर सेल फट जाएगा और मीरोजॉइट बाहर निकल जाएगा। तो ये मीरोजॉइट देखिए, ये कहाँ गया? ग्रीन पे। ये मीरोजॉइट क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब ये मीरोजॉइट बाहर निकल गया तो अब ये क्या करता है? आरबीसी सेल पर अटैक करता है। आरबीसी पर अटैक करता है ना, ठीक है, आरबीसी पर अटैक करता है, ठीक है। और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो ये मीरोजॉइट जो है ये ग्लोबिन वाले भाग से भोजन लेता है, दिखाए थे ना कि ग्लोबिन वाले भाग से भोजन प्राप्त करता है और हीम वाले भाग को हीमोजॉइन ग्रेन्यूल में बदल देता है। हीम वाले भाग को किसमें बदल देता है? हीमोजॉइन ग्रेन्यूल में। और यही हीमोजॉइन ग्रेन्यूल जब रक्त में मिलता है, रक्त में ही तो मिला हुआ है, तो इस टाइम क्या होता है? उस व्यक्ति को तेज बुखार होता है और उसके शरीर में कंपन होने लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ मीरोजॉइट, लिखाए थे कुछ मीरोजॉइट आरबीसी में गैमेटोसाइट बनाता है। सब मीरोजॉइट ऐसा काम नहीं करता है। कुछ मीरोजॉइट क्या करता है? आरबीसी में गैमेटोसाइट बनाता है। क्या बनाता है? गैमेटोसाइट बनाता है। तो ये देखिए है आरबीसी, ये क्या है? आरबीसी। और इसमें क्या है? ये मीरोजॉइट है। ये क्या है? मीरोजॉइट है। तो मीरोजॉइट
कुछ मीरोजॉइट क्या करेगा, आरबीसी में क्या बनाएगा, गैमेटोसाइट। तो आरबीसी के अंदर क्या बना दिया, गैमेटोसाइट बना दिया। अब ये गैमेटोसाइट कहाँ बना, आरबीसी में बना, इसका मतलब रक्त में बना। तो रक्त तो पूरा शरीर में चल रहा है, तो पूरे शरीर में क्या दौड़ रहा है, संक्रमित मच्छर का गैमेटोसाइट दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है, गैमेटोसाइट दौड़ रहा है। तो वो व्यक्ति क्या हो गया, मलेरिया से ग्रसित हो गया, तेज बुखार हुआ ना, तो मलेरिया हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। उसका शरीर में कंपन होने लगा, ठीक है, तो उस व्यक्ति को मलेरिया हो गया। अब क्या हुआ, कोई ऐसा मच्छर आया जिसके गट में, जिसके लार ग्रंथि में स्पोरोजोइट नहीं है, तो उसके लार में स्पोरोजोइट नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो मच्छर असंक्रमित है, असंक्रमित है, उसमें स्पोरोजोइट नहीं है। अब वो असंक्रमित मच्छर हमको काटेगा, मतलब जिसको मलेरिया हो गया उसको काटेगा, तो जब उसको काटेगा तो खून चूसेगा, खून ही तो चूसती है मच्छर, तो खून चूसती है, खून चूसते टाइम क्या होता है, असंक्रमित मादा एनाफेलिस मच्छर के ये गैमेटोसाइट उसमें चला जाता है। ये गैमेटोसाइट किस में चला जाता है, असंक्रमित मादा मच्छर के गट में चला जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब आगे देखिए, बोले थे कि असंक्रमित मादा एनाफेलिस मच्छर में क्या आ गया, गैमेटोसाइट आ गया, ये वाला गैमेटोसाइट असंक्रमित मच्छर में आ गया, ठीक है। फिर क्या बोले थे, वहीं पर असंक्रमित वाले में एक गैमेटोसाइट छोटा वाला बनाता है और एक बड़ा वाला बनाता है, यानी कि दो गैमेटोसाइट बनाता है। छोटा वाला नर युग्मक बनाएगा और बड़ा वाला मादा युग्मक बनाएगा। जब ये दोनों आयुग्मक आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। बोले थे कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा तो क्या बनेगा, युग्मनज, और उसी युग्मनज का नाम क्या था, ऊकाइनेट था, ठीक है। फिर बोले थे ये कहाँ चला जाता है, गट के दीवार में, और गट के दीवार में जाने के बाद उस पर एक लेयर का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं सिस्ट लेयर। उस लेयर को क्या बोलते हैं, सिस्ट लेयर। अब इसी का नाम हो जाता है ऊसिस्ट। जैसे यहाँ पर युग्मनज बना तो इसका नाम हो गया ऊकाइनेट। अब इसी युग्मनज, देखिए ये युग्मनज है ना, इसी के ऊपर सिस्ट लेयर का निर्माण हो गया तो इसका नाम बदल गया, इसको बोल देते हैं ऊसाइट, ठीक है, क्लियर है। अब इस ऊसाइट वाले लेयर में या ऊसिस्ट वाले लेयर में पहले अर्धसूत्री होता है, उसके बाद क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो इसके सहारे क्या बन जाता है, स्पोरोजोइट बन जाता है। इसी लेयर में पहले अर्धसूत्री हुआ, फिर समसूत्री विभाजन हुआ, जिसके द्वारा क्या बनता है, स्पोरोजोइट बनता है। अब ये स्पोरोजोइट उस असंक्रमित, ये असंक्रमित मच्छर था ना, तो उसमें स्पोरोजोइट बन गया। तो क्या अब वो मच्छर असंक्रमित है, नहीं, अब वो मच्छर क्या हो गया, संक्रमित हो गया। अब वो मच्छर संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर हो गया, और ये स्पोरोजोइट उस मादा एनाफिलीज मच्छर के कहाँ चला जाता है, लार ग्रंथि में चला जाता है। तो असंक्रमित मच्छर भी इस तरह से क्या हो गया, संक्रमित हो गया। अब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसमें मलेरिया होगा कि नहीं, मलेरिया फैलेगा कि नहीं, बताइए। फिर से यही सारा क्रिया चालू होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यही जो असंक्रमित मच्छर था क्या बन गया, संक्रमित बन गया, और ये जब किसी स्वास्थ्य व्यक्ति को काटेगा तो इस प्रकार से मलेरिया चक्र उसके शरीर में चलते रहेगा। तो इसी तरह से मलेरिया चक्र होता है। बताइए कैसा समझ में आया, या हम कैसा समझा पाए, क्या हम अपना 100% से समझा पाए। हमको तो उम्मीद है 100 या 90 में से 90 समझा ही दिए, ठीक है, 100 में 90 समझा ही दिए, या इसको अच्छे तरीके से आप समझेंगे तो 100 में 100 भी समझा दिए। ये देखिए क्लास 12th में ये जो मलेरिया वाला टॉपिक है, स्टूडेंट को, बायोलॉजी स्टूडेंट को काफी कड़ा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और समझने वाला टॉपिक है इसमें, ठीक है ना, तो इसलिए कड़ा लगता है। लेकिन 2-3 बार करके ऐसे अपने से समझिए, और जो लिखा हुआ उसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, एक रफ पेज लिखिए, उस पे ऐसे ऐसे आप भी कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 3 बार पढ़िए, आपको भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सारा कुछ एक ही बार में समझ में आ जाए, नहीं। तो ये पूरा का पूरा मलेरिया चक्र क्या हो गया, खत्म। तो ये पार्ट 12 वीडियो था ना आज का, तो पार्ट 12 वीडियो क्या होता है आपका, समाप्त होता है। अब आगे क्या पढ़ेंगे, पार्ट 3 मतलब 13वां, मतलब 13 वीडियो आएगा, 13वां वीडियो आएगा चैप्टर नंबर 8 का। तो अब तक क्या पढ़ लिए हैं, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा तंत्र और वायरस से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से होने वाला रोग और प्रोटोजोवा से होने वाला रोग खत्म हो गया। अब आगे 13वां वीडियो में जानेंगे कवक से होने वाला रोग। किससे होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग। तो मिलते हैं 13वां वीडियो में कवक से होने वाले रोग वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको भी नोट कर लीजिए।